चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। डीडीसी इंतखाबात के नतीजे में जम्मू कश्मीर की सियासत का एक नया रुख देखने को मिल रहा है। इन इंतखाबात के नताइज में गुपकार अलायंस को 107 और बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें हासिल हुई। इस तरह बीजेपी ने वादी में अपने सफर का आगाज कर दिया। वो बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि 370 और 35A की मनसूखी के बाद सियासी पस मंजर कश्मीर में बदल गया है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये एक बड़ी कामयाबी, बड़ी जीत तस्वुर की जा रही है। शुमाली कश्मीर के सिंहपुरा ब्लॉक के पीपल्स कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार नजमा बेगम ने अपनी शानदार जीत दर्ज करवाई। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी। जीत के बाद उनके हामियों ने जश्न की सूरत में नजमा को घर तक पहुंचाया और उनके साथ खास बातचीत की। वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने। आज यहाँ पे कुंजर कॉन्स्टिट्यूंसी में नज़ीर अहमद शेख ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। इसी तरह टंगमर्ग में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार ने ही कामयाबी हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल नज़ीर अहमद शेख साहब यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त नज़ीर अहमद शेख न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से आपको पहले मुबारकबाद है। थैंक यू। सबसे पहले बताइए आपको कितनी खुशी है क्योंकि आपको अनथक कोशिश करनी पड़ी है इस सीट को जीतने के लिए। देखिए हमारे मुकाबले में तकरीबन जो भी यहाँ की रीजनल पार्टीज़ है वो सारे हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत है। ये बड़ी जीत है। टंगमर्ग में भी आपने जीत हासिल की है और कुंजर में भी हासिल की है, तो कितनी कोशिश आपको करनी पड़ी इस सीट को निकालने के लिए? कोशिश तो हमेशा इलेक्शन में करनी ही पड़ती है, मगर इस बार हमने ज़्यादा ही कुछ कोशिश करनी पड़ी। अच्छा ये बताइए आप अब आपका यहाँ पे तरजीहात क्या रहेंगे खासकर कुंजर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? वैसे ये इलेक्शन जो है सारे डेवलपमेंट के लिए इंशाल्लाह हमारा ज़्यादा थ्रस्ट रहेगा डेवलपमेंट का। अपने एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे नज़ीर अहमद साहब का यही कहना है कि ज़्यादातर यह कुंजर कॉन्स्टिट्यूंसी में है जितने भी लोग हैं उनके मसावी हुकूक दिए जाएंगे डेवलपमेंट को लेकर, और कुंजर कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नए तामीर तरक्की के दौर से यहाँ पे बनाएंगे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, पटन। भोपाल की समाजी तंजीमों ने अक़लियती इदारों और उसके मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारे कमलनाथ हुकूमत में भी खस्ताहाली का शिकार ही थे और शिवराज सिंह हुकूमत में भी ये अक़लियती इदारे खस्ताहाली का शिकार नज़र आ रहे हैं। अक़लियती इदारों में कमेटी और चेयरमैन के न होने के सबब अक़लियती इदारों के मुलाजमीन और इस इदारे से वाबस्ता अक़लियतों को खासी दिक्कतों का सामना है। अक़लियती इदारों के मुलाजमीन भी कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। मदारिस असातिज़ा को पिछले 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मसाजिद कमेटी के मुलाजमीन गुज़िश्ता 5 से 7 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की फलाह के लिए एक नहीं बल्कि कई इदारे कायम हैं। हज कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, अक़लियती कमीशन की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, मदरसा बोर्ड की बात करें, उर्दू अकेडमी, बहुत सारे इदारे, लेकिन सभी इदारे खस्ताहाली के शिकार हैं और कई महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है। हुकूमत की तवज्जो नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों ने यहाँ पर PM को खत लिखा। ये जानते हैं कि क्या वजह है कि आप लोगों के मसाइल नहीं सुने जा रहे? देखिए ये मुस्लिम जो लोग हैं, ये मुस्लिम जो जितने दायरे हैं, ये इसमें हमारे इमाम हुए, मुअज्जिम हुए और तमाम जैसे वक्फ बोर्ड हुई, औकाफ हुई, इसके अंदर जितने लोग हैं उनको अभी तक कई टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही। शासन या कांग्रेस का हुआ या भाजपा का, ये शासन हमारे मुस्लिमों को ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। लिहाजा ऐसी क्या बात है जो मुस्लिमों को नहीं दे रही, और अगर वो नहीं दे रही है तो वो अपनी वजह बताए, और हम प्रधानमंत्री को उसका लेटर भेज रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर तनख्वाहें रुकी हुई हैं तो इन तनख्वाहों की बात करें तो वजह आप क्या समझते हैं, और आज आप लोगों ने प्रधानमंत्री को जो खत लिखी इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क के उनको ख़त लिखकर मुतालबा किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो अक़लियती इदारे हैं वो पूरी तरह बदहाल हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अभी तक लोगों के ज़िम्मेदारों की तश्कील नहीं की गई है मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से। तो हमारा सबसे पहले तो मुतालबा ये है कि इन अक़लियती इदारों में तश्कील की जाए, ज़िम्मेदारों को बिठाला जाए ताकि कौम की फलाह और बहबूदी के काम हो सकें। PM को मुतालबा किया है कि इनकी तनख्वाह दी जाए
और इन जितने भी इदारे हैं, इदारों की तरफ ध्यान दिया जाए जिससे इनकी फलाह बहबूदगी हो और तरक्की पजीर हो। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो उसकी एक मिसाल तो कम से कम कायम कर दी जाए ताकि हम कह सके कि मोदी जी सही कह रहे हैं। हम देखते हैं नाज़रीन, यहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री हो हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसके साथ साथ वज़ीर आला शिवराज सिंह, दोनों को खत लिखा गया है और खत लिखने का मकसद यह है कि अक़लियती इदारों पर तवज्जो की जाए। और यहाँ पे अक़लियती इदारे जितने भी हैं उन तमाम को, जो कई महीनों से, अगर हम मदारिस असातिज़ा की बात करें तो उनको 4.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। इसी तरह से अगर मसाजिद कमेटी की बात करें तो उनको 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दारुल इफ्ता हो, दारुल क़ज़ा हो, वक्फ बोर्ड हो, हज कमेटी हो, सबके हालात एक ही जैसे हैं। यही वजह है कि यहाँ के जब लोगों जो है थक गए, अब वज़ीर को लिखते लिखते, जो वज़ीर से मुलाकात करते हुए कई बार वफद ने मुलाकात की, तब उन्होंने वज़ीर आला के साथ और पर जो है वज़ीर आज़म को भी खत लिखा है ताकि इनके मसाइल का हल निकल सके। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। शिवराज काबीना की मीटिंग में मजहबी आज़ादी बिल के मुसविदे को काबीना की मंजूरी नहीं मिल सकी। काबीना मीटिंग में हालांकि 1 दर्जन तजावीज़ को मंजूरी दी गई, मगर मजहबी आज़ादी बिल यानी लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए जा रहे कानून के मुसविदे को काबीना के अरकान ने इसमें तरमीम करते हुए 26 दिसंबर को होने वाली काबीना की खुसूसी मीटिंग में पेश करने की तजवीज़ दी। मजहबी आज़ादी बिल के मुसविदे को लेकर मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जो धर्म स्वातंत्र विधेयक था उसमें अलग अलग सुझाव आने के कारण से तय किया है कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक आया था, ये अब 26 तारीख को एक अलग से कैबिनेट बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे। MIM जैसी जज्बाती पार्टियों से मुसलमान होशियार रहें। ऐसी पार्टियां मुल्क में फ़िरका परस्ती को फरोग दे रही हैं। बेंगलुरु के दौरे पर आए कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने ये बात कही। साथ ही ये भी कहा कि बिहार के इंतखाबात में हिस्सा लेकर मुस्लिम नवाज पार्टी ने आखिर हासिल क्या किया। संजीदगी से सोचने का वक्त है, क्योंकि जज्बात से हमारे मसाइल नहीं हल होंगे। कुछ लोग इस मुल्क में हैं जो कह तो रहे कि हम मुस्लिम नवाज हैं और मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों ने बिहार के इलेक्शन में भी देखा और दूसरे रियासतों में भी हमने देखा है कि मुस्लिम नवाज होने का लिबादा पहनकर लोग आए, लेकिन उनको सही मानों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। तो मेरा यही पैगाम होगा इस मुल्क के मुसलमानों से कि जज्बात से नहीं, होश से काम लें। जो लोग ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी में चलो, तो उनकी जहनियत पर हमें अफसोस आता है कि ऐसे मौके पर जब ये देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पर मुल्क को ले जा रही है, और मुल्क की सियासत से तो आपको ख़त्म कर ही दिया करीब करीब, अब आगे भी वो चाहते हैं कि हर तरह से आपको दरकिनार कर दिया जाए। AMU की 7 साला तकरीब के मौके पर मेरठ में भी AMU ओल्ड बॉयज़ और दीगर समाजी और अदबी शख्सियात की जानिब से एक ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए AMU ओल्ड बॉयज़ और दीगर मुकर्रीरीन ने सर सैयद अहमद ख़ान को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालीमी खिदमात और सर सैयद के मिशन पर इजहार ख्याल किया। AMU और सर सैयद से अक़ीदत रखने वाली शख्सियात ने AMU की 7 साला तकरीब में वज़ीर आज़म के खिताब की भी सताइश की। सबसे पहले मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ सर सैयद रहमा को कि आज उनकी वजह से पूरी दुनिया में ये रोशनी फैली हुई है। हिंदू मुस्लिम में एकता वहाँ से शुरू हुई और आज सब लोग ये चाहते हैं। जंग आज़ादी में अलीगेरियंस का जो रोल रहा वो बहुत नुमायाँ किरदार रहा, और अलीगेरियंस जितने रहे, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात कही कि जो अलीगढ़ से निकले हुए लोग जंग आज़ादी में थे उन पर काम होना चाहिए। काम बहुत हुआ है, अली बरादरान पे काम हुआ है, बहुत लोगों पर हुआ है, और गांधी जी को बहुत बड़ी तक़वियत
AMU से मिली थी, बहुत मजबूती मिली थी और उसके बाद ये मूवमेंट सारे शुरू हुए। मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ का रोल हिंदू मुस्लिम एकता और जंग आज़ादी में बहुत बड़ा रहा है, उससे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। 7 साला जश्न के मौके पर अलीग बिरादरी को नहीं, हिंदुस्तान के उस हर एक शख्स को जो इल्म से मोहब्बत रखता है, मैं उसको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपने ख़यालात और अपने जज्बात का इजहार किया है, यकीनन उससे उम्मीद जगी है कि आज हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान और PM की नज़र, हमारे PM साहब की नज़र में कोई कौम या मज़हब नहीं है, बल्कि सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि इस इदारे के लिए ज़रूर आज वो कुछ ना कुछ उसकी फलाह व बहबूद के लिए और वहाँ की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर ऐलान करेंगे। और मैं PM साहब का और यकीनन हम सभी लोग जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से, जिस मोहब्बत से उन्होंने अपना इजहार किया है। आप सर सैयद अलैहिर्रहमा की विज़न देखिए, उन्होंने जिस तरह से इस इदारे को कायम करने का एक नज़रिया पेश किया था, वो 10, 20 या 100, 50 साल का नहीं, वो रहती दुनिया तक का उनका नज़रिया था। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद शहर में आई लव औरंगाबाद के एक सेल्फी पॉइंट की रात के अंधेरे में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम विष्णु काणे ने नशे की हालत में यह हरकत की। ताहम इस शरपसंदाना हरकत को मुस्तकबिल करीब में होने वाले कॉरपोरेशन चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लव औरंगाबाद, लव खिड़की सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। शिवसेना के जिला सदर अंबादास दानवे की जानिब से सुपर संभाजी नगर के सेल्फी पॉइंट भी आवेजा किए गए। हालांकि अंबादास दानवे ने सुपर संभाजी सेल्फी नगर पॉइंट का ये कहकर दिफा किया कि वो तरक्की की अलामत है, लेकिन दूसरी जानिब लव औरंगाबाद सेल्फी पॉइंट की तोड़फोड़ को फरका परस्ती की चिंगारी के तौर पर देखा जा रहा है। देखो, औरंगाबाद नाम तो हम मानते ही नहीं है। जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज को किस प्रकार वध किया है, ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, देश जानता है। उस औरंगजेब का नाम मानने का हमारे लिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार दफ्तर में वो नाम होगा, लेकिन हमारे दिल में संभाजी नगर नाम है। इसलिए जिसको औरंगाबाद कहना है कहने दो, हम संभाजी नगर कहते और संभाजी नगर में ही रहते, और संभाजी नगर नाम हमारे दिल में है। कागज़ पे आएगा नहीं आएगा बाद में की बात है, लेकिन हमारे दिल में और जनता के दिल में संभाजी नगर नाम। हमने भड़कल गेट पर आई लव औरंगाबाद ये सेल्फी पॉइंट लगाया और यही काम को आगे लेते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने शहर के दीगर 4 जगहों पर लव औरंगाबाद ये सेल्फी पॉइंट लगाया। मगर आज देखा ये गया है कि इस पे सियासत हो रही है, तो हमारी पुलिस इंतजामिया और कॉरपोरेशन से यही विनंती है कि इसका मकसद है कि लोगों को अपने शहर से मोहब्बत हो, ना कि इस पर सियासत हो। तो ये बड़ी दुख की बात है कि आज इस पर सियासत हो रही है। लोगों की जो जहनीत है, आपस में जो नफरत का बीज बोया गया है सियासतदानों के ज़रिए, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने की किसी तरह से कोशिश की जाए, ताकि जो नाम तब्दील करने की जो मुहिम चल रही थी इससे पहले कई सालों से जारी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है मामला। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ शहर को खुशनुमा और स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ ही तवज्जो नहीं देगी, बल्कि लोगों को भी स्मार्ट बनाएगी और जो नफरत का बीज बोया गया है उसको ख़त्म करके या कम करके मोहब्बत का जो पैगाम है, मैसेज है, लव औरंगाबाद का जो पैगाम है, सिर्फ लव औरंगाबाद नहीं बल्कि लव औरंगाबादी का जो पैगाम है उसको भी आम करना चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मुल्क के पहले वज़ीर आज़म चाचा नेहरू अमन का पैगाम दे रहे हैं, अमन की फाख्ता उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके ही दामन में उसी कैंपस में आई लव औरंगाबाद का जो सेल्फ़ी पॉइंट लगाया गया था उसे शरपसंदों ने तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है, इसलिए इस सेल्फ़ी पॉइंट को काले कपड़े से ढक दिया गया है। इस तरह के तकरीबन औरंगाबाद में 7 से 8 सेल्फ़ी पॉइंट लगाए गए हैं, जिनमें लव औरंगाबाद, सुपर संभाजी नगर और लव खड़की शामिल है। इस सेल्फ़ी पॉइंट को तोड़ने की वजह से अब सेल्फ़ी पॉइंट के अतराफ़ में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगाबाद में नाम की तब्दीली का तनाज़ा
काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। ये तोड़ फोड़ उसी का एक नतीजा है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। कोविड-19 की वजह से मुतासरा हालात अब भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आए हैं और ऐसे में हज 2021 के लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। आज़मीन की जानिब से दरख्वास्तें जमा करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस मरतबा ये देखने में आ रहा है कि हज के लिए बहुत ही कम तादाद में दरख्वास्तें जमा की जा रही हैं। कोविड की वजह से सफ़र हज के इंतजामात में पहले के मुकाबले कई तब्दीलियां देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में इस बार हज को लेकर कई उलझनें पैदा हो गई हैं। इस पूरे मामले पर मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मकसूद अहमद खान से न्यूज़ 18 नुमाइंदा ज़मीर अहमद खान ने नांदेड़ में खास बातचीत की। कोविड-19 की वजह से हज 2020 में काफ़ी कुछ मामलात मुतासिर रहे, महदूद पैमाने पर हज का फरीज़ा अदा किया जा सका। अब 2021 के हज के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मरकज़ी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद अहमद खान साहब मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि हज 2021 को लेकर के क्या कुछ अभी तैयारियां हैं और फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस सिलसिले में हमें मालूमात देंगे। जी सर, इस साल अब तक क्या कुछ तैयारियां चल रही है और क्या रिस्पॉन्स है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि कोविड-19 का जो असर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इसका पहनना ज़रूरी है और इसके चलते हुए अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने कोई डिक्लेरेशन की नहीं है हज के, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ये डिक्लेरेशन हज का ज़रूर किया है, लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक है। ये जैसा कि अभी सऊदी गवर्नमेंट 50 साल के हाजियों को उम्रे के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो हमने वहाँ बात की, हमारी मिनिस्ट्री ने जब मिनिस्ट्री ऑफ हज से बात की तब ऐसा अंदेशा हुआ कि ये 65 तक के हाजियों को शायद हज में अलाउ किया जाएगा, लेकिन ये शायद है। अभी तक कोई ऑथेंटिक डिक्लेरेशन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है। ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि आगे हालात कैसे होंगे। इन 1-2 महीने में जो हालात किस करवट जाएंगे, अगर बेहतर हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे और जिस तरह की सऊदी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट किया है और सारे सऊदी शहरियों को और एक्सपेट्रिएट्स को वैक्सीनेशन दिया जाता है, तो वहाँ के मुकामी लोगों को कोविड होने का ख़तरा कम होता है। उस सूरत में सऊदी गवर्नमेंट क्या डिक्लेरेशन देती है और किस तरीके का वो अनाउंसमेंट करती है, उसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है। अभी फॉर्म भरने का प्रोसेस चल रहा है, तो हमने भी जनरली यहाँ मकामी लेवल पे मालूमात ली, तो पोर रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है, बहुत कम तादाद में दरख्वास्तें हो रही है। आप ओवरऑल क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, वजूहात क्या है? फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख थी वो 10 दिसंबर थी, उसको बढ़ाकर 10 जनवरी की गई है और उस वक्त हमने जब जायज़ा लिया, जो हाजी लोग हैं और जो हाजियों के लिए काम करने वाले NGOs हैं, इनके ज़रिए तो पता चला कि 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से हाजी आगे नहीं आ रहे हैं। इन एडिशन टू दी कोविड का जो एक डर है, उसके अलावा भी कि एक तो ख़र्च है, दूसरा जो है उम्र की क़ैद है। तो उम्र की जहाँ तक क़ैद है, जो अभी 18 से 65 के दरमियान के हाजियों का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि इस एज के लोगों को ही हज को बुलाया जा सकता है। तो ये थे डॉक्टर मकसूद अहमद खान साहब, जो हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हमसे बात कर रहे थे। हज 2021 को लेकर के जो कुछ भी अपडेट्स है उन्होंने हमको मालूमात दी है। उम्मीद है कि ये सारी मालूमात इस साल जो हज के लिए या 2021 के लिए जो हज करना चाह रहे हैं उनको काफ़ी मुफीद उनके लिए साबित होगी। मैं ज़मीर अहमद खान, न्यूज़ 18 उर्दू, नांदेड़। साकित कोर्ट के जरिए तबलीगी जमात से जुड़े तमाम 36 गैर मुल्की अफराद को कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम में बरी किए जाने के बाद अब दिल्ली हुकूमत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तबलीगी जमात के जरिए दिल्ली हुकूमत को बर्खास्त करने और वज़ीर आला केजरीवाल पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तबलीगी जमात के तर्जुमान एडवोकेट शाहिद अली का कहना है कि दिल्ली हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाने की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तबलीगी जमात को लेकर जो तनाज़ा हुआ था उसमें गैर मुल्की अफराद जिन पर
चार्जशीट फाइल की गई थी उनको साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया था। पिछले दिनों 36 अफराद को बरी किया गया और उससे पहले 8 अफराद को बरी किया गया था। इस पूरे मामले पर बात करने के हमारे साथ है शाहिद साहब, जो तबलीग जमात के तर्जुमान भी हैं। शाहिद साहब, अब इस मामले में आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, कार्रवाई तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, गवर्नर साहब से दरख्वास्त है कि इसमें अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस तमाम जो सिनेरियो जितना भी कुछ हुआ है उसके सूत्रधार हैं वो अरविंद केजरीवाल साहब हैं। ये इन्हीं की ये गंदी सोच है और इनकी जो कम्युनल सोच है ये उसी का परिणाम था कि एफआईआर हुई, झूठी एफआईआर हुई, और उस झूठी एफआईआर की वजह से हज़ारों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। हज़ारों मेहमान जो विदेशों से आए, अतिथि देवो भव हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे देश का कॉन्सेप्ट है, कल्चर है, उसके बरखिलाफ जा कर के सरकारी संस्थाओं को काम करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक फॉल्स एफआईआर करवाई। और जो बुलेटिन भी चलाया मेडिकल, जो इसका कोरोना का बुलेटिन आया कि साथ तबलीगी जमात के लोगों की वजह से इतने लोगों को हुआ है, बाकी लोगों की वजह से इतने लोगों को हुआ, ये भी इन्होंने ही इसको किया। और सबके सामने है कि जब इन्होंने ये पूरा एक प्रोपेगेंडा किया और कम्युनल रिपोर्टिंग करवाई, खुद एफआईआर करवाई, पूरे देश को धर्म के नाम पर किस तरह से बांट दिया गया, मुसलमानों के साथ मोब लिंचिंग तक हुई, किस तरह से मुसलमानों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। एक अभिन्न अंग हैं हिंदू और मुसलमान और तमाम मज़हब के लोग, देश के लोग। उस देश के लोगों में मज़हब के नाम पर इस तरह की जब चीज़ें हुई तो वो किसकी वजह से हुई? अरविंद केजरीवाल साहब की वजह से हुई। आईपीसी की एक दफ़ा लेकिन जिस तरीके से उस वक्त के हालात थे और कहीं ना कहीं पॉजिटिव काफ़ी लोग निकले थे तबलीगी जमात मरकज़ से, उन हालात में अगर ऐसा हुआ है तो क्या आप कहेंगे कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगे? मैंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। सिर्फ माफ़ी मांगने से बात नहीं होती है। देखिए, माफ़ी मांगना तो बहुत छोटी बात है, आज माफ़ी मांग लेंगे, कल फिर यही काम करेंगे, जब तक कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ ना हों कि मैसेज ये जाए आगे आने वाले लोगों को कि भाई अगर हम झूठी कार्रवाई करेंगे या झूठी एफआईआर करवाएंगे या हम झूठे तरीके से लोगों को गुमराह करेंगे, देश को बांटेंगे, तो फिर हमें सजाएं मिलेंगी। ना सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारी सबसे दरख्वास्त है कि अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार को बर्खास्त किया जाए। तो ये थे तर्जुमान शाहिद अली साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के ज़रिए से जिस तरीके से तबलीगी जमात का अलग कॉलम बनाया गया था, अब उनकी सरकार को बर्खास्त करने की डिमांड की जा रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नवीद हामिद का कहना है कि वज़ीर आज़म का एएमयू की 7 साला तक़रीबात में आना बड़ी बात है, लेकिन इस मौके पर किसी पैकेज का भी उन्हें ऐलान करना चाहिए था। क्या कुछ कहा? उसने कब अपना योगदान नहीं दिया है, ये तो एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि राष्ट्र योगदान जो है, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उसी वक्त और मजबूती के साथ दे सकती हैं जब उनको पूरा सरकार की सपोर्ट हासिल हो। पिछले 6 वर्षों के अंदर जो हमने देखा है वो ये देखा है कि केंद्र सरकार की जो पॉलिसियां हैं एएमयू के ताल्लुक़ से, वो 22 पॉलिसियां हैं। सेंट्रल सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। देश का प्रधानमंत्री अगर किसी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल सेलिब्रेशन में हिस्सा लेता है तो वो किसी भी इदारे के लिए गौरव गाथा के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सरकार को जो एलुमनाई थे, एएमयू एलुमनाई, वो कम से कम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजन एएमयू सेंट्रल सेलिब्रेशन के ताल्लुक़ से ऐलान करेगी, जो नहीं हुआ है। जो उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे उन्होंने आज फिर उस पर बात करी वहाँ पर। मुझे कुछ नहीं लगता है कोई ख़ास कि भाई कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये सरकार की एक पीआर एक्सरसाइज के तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ। खबरों में इतना ही। आदाब।